क्या वाकई में औसत स्टूडेंट यूपीएससी नहीं निकाल सकता? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या एक औसत स्टूडेंट हो सकता है, आज मैं आपसे आपके दिल को टच करूं, क्या औसत छात्र या छात्रा क्या यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता? आज मैं इस बात को तय करूंगा, और अगर कर सकता है तो उसका तरीका क्या होगा। रेडी हो आज की इस चीज को सीखने के लिए? बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको चीजों को बताऊंगा। जिन बच्चों की मैंने मदद की, जिनके साथ मैंने उनकी काउंसलिंग की, उनके साथ मैं आपके साथ, ये हो सकता है आज की क्लास आपके जीवन भर आपको साथ दे। ठीक है, जो आपके ऊपर एक टैग लगा है उस टैग को हटाने में आपको मदद करे, आपके अंदर एक भरोसा लेकर आए, और आप जो है वो विश्वास के साथ इस सेवा में बहुत आगे जो है वो चलना शुरू कर दें। क्लियर है दोस्तों? तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको जिंदगी में एवरेज स्टूडेंट का दर्जा दिया गया है, वो सभी में आज मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। आज की मेरी क्लास उस टैग लगे हुए एवरेज यानी औसत स्टूडेंट जिनसे कहा गया था तुमसे ना हो पाएगा, आज की मेरी क्लास डेडिकेटेड है उन्हीं बेहतरीन छात्रों से। अब आप कहेंगे औसत छात्रों को मैं बेहतरीन छात्र कह रहा हूं, आइए चलिए मैं वहां से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं और बड़ा मजा आएगा, और आपको तरीका बताता हूं कि कैसे आप अपने इस टैग का इस्तेमाल अपनी सफलता के लिए करेंगे। चलिए अब देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहली बात कि ये जो एवरेज स्टूडेंट होता है ये कहते किसको हैं? एवरेज स्टूडेंट कहते किसको हैं? मेरे हिसाब से इसकी दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन जो सोसाइटी तय करती है अपने नाम से, ठीक है, अपने नाम से वो तय करती है कि समाज जो है तय करता है, और एक एवरेज स्टूडेंट होता है जिसपे आप अपनी सेल्फ इमेज को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी के बारे में बात करता हूं। सोसाइटी में सबसे पहले आपका मार्क्स है, ठीक है, कई बार आपके मार्क्स देखे जाते हैं कि एग्जाम में आपके मार्क्स कितना है। प्रधानमंत्री को आज कहना पड़ा कि जीवन में परीक्षा में मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। आज जब बोलना पड़ा ना मन की बात में, उन्होंने जब छात्रों से संवाद किया है, ठीक है, एग्जाम के लिए, तो आपने वहां पर आज उनसे बात की उन्होंने, तो पहला क्राइटेरिया तो भाई मार्क्स वाले, गोल्ड मेडलिस्ट हो, विद ऑनर्स हो, फलाने जगह, तो पहला मार्क्स हो गया। दूसरा सोसाइटी तय करती है आईक्यू लेवल क्या है। हालांकि पकड़ इसको आज तक कोई नहीं पाया कि आईक्यू लेवल, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है वो क्या है, आप कितना कॉमन सेंस है आपके पास, कितना स्मार्ट है आप, कितना एक्सपोजर है आपके पास, कितना आईक्यू लेवल है आपके पास, ये आपको जो है वो समाज आपको तय करके देता है। ठीक है, आपके साथ टैग्स कितने लगे हुए हैं, आप कितना एक्स्ट्रा जो है वो, जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट है, आप बहुत अलग तरह का जो है वो एक छात्र है, वो किस रूप में आपके सामने है। ठीक है, तो वो टैक्स लगते हैं, रिश्तेदार टैक्स लगाते हैं, परिवार वाले टैक्स लगाते हैं, समाज वाले टैक्स लगाते हैं। तो ये सब टैक्स लगाकर आपको धीरे धीरे प्रिपेयर किया जाता है। आपके दोस्त आपको पता नहीं चलता है, अबे चल यार अपन लोग तो जो है फेलियर लोग है, बैक बेंचर्स है, आप लोगों ने सुना होगा बैक बेंचर्स है, अबे हमें क्या करना है लेक्चर से, अबे हम तो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या होता है धीरे धीरे उस माइंडसेट के साथ चले जाते हैं, यानी कि हमारे पीयर्स, हमारे साथ हमारे सहयोगी, ठीक है, ये हमारा लगाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज या स्कूल्स में होता है, ये हमारे ऑफिस में होता है। अरे यार वो तो बड़ा स्मार्ट है, उसको बॉस बहुत पसंद करता है, हमारे लोग तो यार चलो जो नौकरी किसी तरह घिस घास के करते हैं। तो जो आपके सहपाठी सहयोगी होते हैं वो भी आपका लगभग यही काम करते हैं। क्लियर है? तो सुना तो होगा आपने। अच्छा, ओजांग के लिए एवरेज स्टूडेंट क्या है, ये भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, ओजांग के लिए एवरेज स्टूडेंट क्या है? तो ये हो गया हमारा सोसाइटी का नॉर्म्स। तो जो सोसाइटी के हिसाब से अच्छे मार्क्स पाता है, ब्राइट स्टूडेंट है, शुरुआत से बहुत तेजूलाल है, ठीक है, ऐसे होता है ना, जिसका आईक्यू लेवल, बहुत स्मार्ट लड़का है, बहुत जबरदस्त है, ये तो टॉप करेगा, ये आगे जाएगा, जिसको पीयर्स बहुत पसंद करते हैं, यस ये तो आगे चलकर आईएएस बनेगा, ठीक है, ये बचपन से उसको जो है बताया जाता है। तो ये एक वो जो हो गया हमारा तेजूलाल वाला हो गया। अब हमारा एवरेज स्टूडेंट कहां जाए? तो अब चलिए ओजांग की डिफिनीशन को भी हम समझ लेते हैं, एवरेज क्या होता है। होता क्या है, मेरे लिए एवरेज का मतलब हो गया गोल्ड माइन, सोने की खान, गोल्ड माइन हो गया, और यूपीएससी इसी का है। अब कहोगे कैसे? आप इसको ओजांग सर सोने की खान किसे क्यों कह रहे हैं, जिसको जो वो कोयले की खान भी कोई नहीं कह रहा था। समाज में हमें एवरेज का ठप्पा लग गया था, बताया गया था कि छोटी मोटी, अभी मैं गोरखपुर के सेमिनार में जब गया था तो मुझे 40 से 50% बच्चों ने एक ही बात कही कि सर हमसे कहा जा रहा है कि पहले कोई छोटी मोटी लेखपाल या नौकरी वोकरी ढूंढ लो, या आईएएस तुम्हारे बस का नहीं है, एक विकल्प ढूंढ लो, उसके बाद धीरे धीरे देखते रहना, कहीं सेटल हो जाओ फिर देखते रहना। तुम जो है उसको शुरुआत से, उसके टीचर उसको बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स बता रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं होता तो बिल्कुल ही मत जाना, आईएएस के बारे में तो सोचो ही नहीं। तो मेरा प्रश्न है कि अगर पूर्वांचल का बच्चा या कहीं का भी बच्चा अगर आईएएस के बारे में नहीं सोचेगा, तो मुझे ये बताओ कि प्रशासन में जाकर वो अपने क्षेत्र, अपने लोगों के लिए काम कैसे कर पाएगा, उनके दर्द को आगे कैसे रखेगा। तो अगर कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है,
ठीक है, तो उस पिछड़े क्षेत्र से बच्चों को ज्यादा आगे निकलने की जिम्मेदारी बनती है ना, कि आगे जाए और अपने पिछड़े क्षेत्र को हम ताकत दें, अपने लोगों को समर्थन दें। जो संघर्ष मुझे करना पड़ा वो आने वाली पीढ़ियों को ना करना पड़े। हमारे यहाँ बच्चियों के लिए स्कूल नहीं था, मुझे स्कूल जो है नदी पार करके जाना पड़ता था, तो कम से कम मैं जिस गांव से आया हूं वहां पर अच्छा स्कूल होना चाहिए, वहां बिजली होनी चाहिए, स्कूल में कंप्यूटर होना चाहिए, वहां अच्छे शिक्षक होने चाहिए, उनकी अच्छी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी हुई ना, एक नेतृत्व करता है एक लीडर, यही तो जिम्मेदारी लेता है। और क्या लेता है कि जो कष्ट मैंने सहा है, मैं टायरों पर बैठकर नदी पार करके स्कूल जाता था, वो मेरे जो है वो आने वाली पीढ़ियों को ना ये दर्द उठाना पड़े, मेरे गांव के बच्चों को भी एजुकेशन मिले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पाथ ब्रेक करना पड़ेगा, मुझे उन परंपराओं को तोड़कर एक नई परंपरा की स्थापना करनी पड़ेगी, मुझे लीडरशिप क्वालिटी लेकर आनी पड़ेगी, मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, मुझे इस परिवर्तन की मशाल को हाथों में आगे लिए हुए बढ़ना पड़ेगा। तो अगर ये पढ़ना पड़ेगा तभी तो मैं जाकर परिवर्तन की नींव रख पाऊंगा और यूपीएससी मुझे देगा। लेकिन आपके ऊपर तो ठप्पा लग गया एवरेज का। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे लिए गोल्ड माइन है, रीजन क्या है। ये जो तेजूलाल होते हैं, मैंने बड़े करीब से इनको देखा है, ठीक है। ये जो तेजूलाल हैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि मैं किसी को जो है हार्म कर रहा हूं, बट इनके ऊपर समाज लोड भी बहुत ज्यादा डाल देता है, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अरे ये बच्चा तो आगे जाके आईआईटी क्रैक करेगा, अरे ये तो आईएएस बनेगा। पहले से ही बेचारा वो कुछ और भी करना चाहे, वो खेलना चाहता है, वो कुछ कंप्यूटर में जाना ये यही करेगा। तो उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन माँ बाप की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन ला देते हैं। तो इस बेचारे के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का बोझ बहुत ज्यादा होता है। ये बेचारा घुट रहा होता है, ये नहीं भी चाह रहा होता तब भी उसको क्या करे, कोई चारा नहीं। बचपन से मुझे यही चीज सिखाई जा रही, बताई जा रही है। तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से कई बार अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता। मैं क्यों एवरेज स्टूडेंट को गोल्ड माइन कह रहा हूं, क्योंकि इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस करता ही नहीं है। बोले भैया हमसे क्या करे, ये तो पास हो जाए, ऐसे होता है ना। घर का एक जो है वो जिसे कहते हैं एवरेज वाला स्टूडेंट, तो बोले ये पास हो गया भैया, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। एक होता है घर में आंसू बहाता है, इस बार मेरे जो है वो 96% आए, मैंने तो 98% की उम्मीद लगाई थी, 2% कम हो गया, तो वो छाती पीट पीट के रो रहा है, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन थी सबकी। तो वो मार जो है छाती पीट पीट के रो रहा है, मेरा 96% आया। एक होता है भैया ये तो पास हो गए, बहुत बड़ी बात हो गई, होता है कि नहीं होता है। यहां पे इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं। तो जब एक्सपेक्टेशंस का लोड आपके ऊपर कम होता है, तो आपको अपने एक्सप्लोर करने का आपको एक जो है समय मिलता है, ठीक है। एक समय मिलता है कि मुझे एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं है। यानी जब एक्सपेक्टेशंस का लोड नहीं है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। आपको दुनिया को दिखाना नहीं है कि आप कौन है। दुनिया आपसे कोई उम्मीद ही नहीं कर रही है। दुनिया उम्मीद किससे कर रही है, इससे कर रही है। इसका जीना हराम कर रखा है। रोज इससे पूछा जाता है बाबू पढ़े कि नहीं पढ़े, बाबू प्री निकला कि नहीं निकला। तुमसे तो कोई पूछेगा नहीं, तुम किसी को बताओगे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं एवरेज स्टूडेंट, तो बोलेगा अरे है मजाक कर रहा है, आईएएस का जबरदस्ती एग्जाम भरा होगा, एसएससी का फॉर्म आईएएस का नाम ले रहा है। तुम किसी को कहोगे मैंने आईएएस का फॉर्म भरा है तो वो उल्टा हंसेगा। तो तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस का लोड ही नहीं है जो मेरे एवरेज स्टूडेंट है। यानी मैं जो है क्या सकता, आसानी से सीख सकता हूं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता हूं। इसीलिए मैंने इसको गोल्ड माइन कहा है, ठीक है, सोने की खान है ये। अब इस एवरेज स्टूडेंट को करना क्या होगा, कैसे ये अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है, और कैसे रियाज अहमद जैसे लोग, ठीक है, जिनका जो 12th क्लास में फेल रहे हैं, वो कैसे आईएएस बन जाते हैं। कैसे लबासना में आज भी जो है बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो कभी ब्राइट स्टूडेंट नहीं कहलाए, जो कभी इस कैटेगरी में नहीं आते थे, वो कैसे लबासना में जाकर आईएएस बन जा रहे हैं। और गोल्ड मेडलिस्ट लोग जो है वो लबासना में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये सीक्रेट तो आप जानना चाहते होंगे, हाँ या नहीं, मुझे बताइए। अगर अभी तक मेरी बात आप तक पहुंची है तो आप मुझे बताइए, क्या ये सीक्रेट आप जानना चाहते हैं कि कैसे 12th क्लास में फेल या सेकेंड डिविजनर या शिव सहाय अवस्थी जो हिंदी माध्यम से टॉप करते हैं, जो कभी जीवन में फर्स्ट डिवीजन लेकर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, जो करस्पॉन्डेंस से अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे यूपीएससी में हिंदी माध्यम से टॉप कर जा रहा है, या तमाम इस तरह के रैंक ले आने वाले लोग कहां से आ रहे हैं, और जो एक छोटा सा गांव का टीचर जो है वो कैसे आगे चलकर यूपीएससी क्रैक कर जा रहा है, रिक्शे वाले का लड़का जिसके पास कोई बहुत अच्छे संसाधन नहीं, वो कैसे यूपीएससी क्रैक कर जा रहा है। आखिर ये राज कुछ ना कुछ तो होगा कि कभी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, कभी अच्छी एजुकेशन नहीं, घर वालों से कभी कोई लेना देना नहीं, बाप ने कभी पूछा नहीं किस क्लास में पढ़ रहे हो, कैसे वो यूपीएससी क्रैक कर जा रहे हैं, और तमाम संसाधनों युक्त बाबू जो है, जो तेजूलाल है, वो कैसे मिस कर जा रहे हैं। ये सीक्रेट तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? तो अगर आ रहा है तो इसका जवाब भी आपको मिलना चाहिए, राइट, मिलना चाहिए। तो चलिए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा कौन, ये जो हमारा गोल्ड माइन है,
इससे जिससे दुनिया को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये किसी को बताता है तो लोग पेट पकड़ के हंसते हैं, देखो झूठे जो है आईएएस का फॉर्म भरने का ड्रामा कर रहा है ताकि इसको कुछ पैसे मिल जाए। ये उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो अब इनको क्या है, ये सबसे बड़ी बात हमको पहला मिला कि मेरे ऊपर किसी की उम्मीदों का बोझ नहीं है। और भैया दुनिया में जो सबसे बड़ा बोझ होता है ना भाई, वो उम्मीद का बोझ होता है। जब आप किसी से उम्मीद लगा लेते हैं तो सामने वाले की तो आपने ऐसी तैसी कर दी। जिसके ऊपर उम्मीद का बोझ होता है वो सोचो कि उसकी ना नींद है, ना उसको चैन है, ना उसको खाना पीना, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ उम्मीदों का बोझ होता है। तो आपके ऊपर तो ये बोझ नहीं है पहली बात। तो जब सर पे बोझ ही नहीं है तो इसका मतलब अब मैं दौड़ने के लिए क्या हूं, फ्री हूं, मैं आराम से जो है फ्री फ्लो दौड़ सकता हूं। तो अब चलिए दौड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब ये मेरा जो एवरेज स्टूडेंट, जिसको मैं गोल्ड माइन कह रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसके पास सारे फंडामेंटल क्लियर है, ये सीख सकता है, इसको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। कोई इससे नहीं पूछेगा कि प्री का रिजल्ट क्या हुआ, मेंस का रिजल्ट क्या हुआ, सीरियसली कोई लेगा ही नहीं कि ये फॉर्म भी भरने जा रहा है। तो ये जो मेरा एवरेज स्टूडेंट है, इसके पास एक चीज बहुत अच्छी है, इसको किसी को कुछ दिखाना नहीं है करके, ठीक है, इसको कुछ दिखाना नहीं है। यानी इसके पास सीखने का पूरा तरीका है, सीखने का पूरा वक्त है। और जहां तक मैं यूपीएससी को समझ पाया हूं, यूपीएससी बेसिकली सीखने का एग्जाम है। सीखना किससे, तुमने नोटिस किया होगा, मेरे एक जानने वाले हैं सिविल सेवा में एग्जाम क्वालिफाई कर गए यार, वो अपने कॉलेज में एक नंबर के बदमाश भाई साहब, घर वाले परेशान थे कि जिंदगी में कुछ करेगा कि नहीं करेगा, जब भी किसी को इधर पीट दिया, कभी उधर मार दिया, आगे चलकर लिया भी आईपीएस ही, लेकिन एक नंबर की बदमाशी, रोज गुंडा कर दिया, रोज पीटना मारना। घर वालों की लग रहा किसी तरह से कहीं से 10-15 हजार की नौकरी लग जाए, इसकी शादी कर दे, शायद सुधर जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वांचल में ऐसा होता भी है कि शादी कर दे, हो सकता है बीवी आके सुधार दे, ठीक है। तो अब ये जो है वो बात थी, और वो व्यक्ति आगे चलकर जो है एक आईपीएस बनता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन यही होता है कि जब आप सीखने की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो आप अपने आसपास की चीजों से सीख लेते हैं। होता क्या है कि ये चूंकि बंद कमरे में बैठे नहीं होते हैं, तो ये अपने आसपास के समाज से बहुत कुछ सीखने का प्रयास, इनको आपने देखा होगा बड़े एक्स्ट्रोवर्ट, आपने देखा होगा जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, कभी आप देखेंगे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है, बड़ा अच्छे अच्छे रिलेशनशिप बना लेते हैं। जो पॉलिटिक्स में जाते हैं, आपने लोग कहते हैं कि साहब एक अनपढ़ नेता के पीछे जो है हम क्यों अधिकारी बन के पीछे जाएं, लेकिन वो जो अनपढ़ नेता होता है ना, जिसको आप लोग अनपढ़ नेता या कम टैलेंटेड नेता कहते हैं, उसके पास एक स्किल होती है जो बाकी लोगों के पास नहीं होती, जिसको सोशल स्किल कहते हैं। किताबों की स्किल कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन सोशल स्किल यानी सबके साथ मिलजुल कर रखना, सभी धर्मों जातियों को अपने लिए जो है वो अपने वोट बैंक के रूप में आगे लेकर जाना, उनके साथ जोड़ना, उनके साथ काम करना। बहुत करीब से मैंने जो है नेताओं को देखा है, उनके साथ उठना बैठना है, तो अब मैं समझता हूं कि उनके पास एक चीज ऐसी है जो बाकी एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं है। इतिहास भूगोल जो है ये पढ़ना, लेकिन सोशल स्किल यानी सामाजिक क्षमताएं बहुत मुश्किल होती हैं। सबसे मिलना जुलना, बात करना, किसी के दुख सुख में जाके खड़े हो जाना, तब जाकर जनता उनको वोट देती है, ठीक है। तो ये स्किल बड़ी ही टफ स्किल होती है। इनके पास वो चीज होती है जिसको हम लोग सोशल स्किल कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपने देखा होगा बड़ी जबरदस्त दोस्ती होती है, यारी होती है। एक दोस्त को मार पड़ गया, तुरंत हॉकी डंडा लेके 50 लोग खड़े हो जाते। तेजूलाल को कोई थप्पड़ मार दे तो बेचारा जाके किसी को बुला ही नहीं सकता कि हमें भैया या चाचा दादी। यहां तो एक फोन गया, अबे चल चौराहे पे लौंडे पहुंच रहे हैं, पता चला कि धड़ाधड़ हॉकी डंडा सब चलने लगा। इनके पास क्या होता है, एक बहुत बड़ा एक सोशल स्किल होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है लाइफ में, आप महसूस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये करना चाहिए, लेकिन इनके पास धीरे धीरे एक सामाजिक क्षमताओं का निर्माण हो जाता है, यानी अपने आसपास से ये सीखना शुरू कर देते हैं, बात व्यवहार ये सारी चीजें। अब अगर इनको ट्रेन कर दिया जाए, आप यहां ध्यान से सुनो, अगर इनको ट्रेन कर दिया जाए, ठीक है, इनको एक लक्ष्य दे दिया जाए और इनको ट्रेनिंग के कुछ तरीके दे दिए जाए, तो डेफिनेटली इनकी सफलता बहुत आसान होती है। और यही कारण है कि जो लबासना में बहुत बड़े बच्चे पहुंचते हैं, ये इसी क्षमताओं के साथ वो ट्रेंड लोग होते हैं जो 2 से 3 सालों में अपने आप को परिवर्तित करते हुए आज जो है वो लबासना में जाकर अधिकारी बनकर वहां से निकलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब सवाल है कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो कैसे हो सकती है, तो बताऊंगा आपको, स्टेप्स लिखेंगे, आप समझेंगे इसके साथ साथ। स्टेप 1, सबसे पहले बहुत ध्यान से इसको लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1 की बारे में बात करें, और ड्रीम बिग एंड मेक गोल्स। सबसे पहला, जानते हो एवरेज स्टूडेंट की मेरे नजर में क्या परिभाषा है? चाहे मैं उसके मार्कशीट देख के बात नहीं कर रहा हूं, मेरे नजर में एवरेज वो है, ये आपने कितने मार्क्स पाए कितने नहीं पाए, मैं जब प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर भी था
तभी मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट को, आज वो इतने सक्सेसफुल हैं जिनको बाकी टीचर्स कहते थे गधा है, कभी कुछ नहीं कर सकता, वो डे वन से मुझे पता था इसके अंदर एक्सप्लोर क्या करना है। तो इस तरह के स्टूडेंट के साथ मैंने बहुत काम किया है। मेरे लिए एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट वो है जिसकी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके पास कोई गोल नहीं है। अगर एवरेज स्टूडेंट को एक गोल से अटैच कर दिया जाए, एक उसको बड़े सपने दिखाया जाए। समाज करता क्या है, एवरेज और नॉन एवरेज के बीच का फर्क क्या होता है? एवरेज वो होता है जिसके सपनों को समाज दबा देता है, जिसके दिमाग में शुरुआत से भर दिया जाता है। जब वो 10th का उसका रिजल्ट आता है, उसी दिन से समाज की एक फैक्ट्री काम करना शुरू कर देती है। अरे तुम्हारे तो बोर्ड के मार्क्स कम आए, अरे भैया अब तो तुम्हारा अच्छे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होगा, अरे भैया अब तो तुम कुछ खास कर नहीं पाओगे, अरे भैया आगे जब तुम नौकरी के लिए जाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहोगे, उसने पहले बता दिया, बेचारा पता नहीं क्या बनना चाहता, वो भी डिसाइड नहीं कर पाया, तो भाई तुम्हारे 10th के मार्क्स तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनने देंगे। इस तरह की कहानी आपको भी सुनाई गई होंगी और आपने भी सुना होगा। बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारी दिमाग की क्षमता होती, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसको सपने देखने का जो एक कैपेसिटी होती है उसको श्रिंक कर दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। और धीरे धीरे ये फैक्ट्रीज हमारे आसपास, कान के आसपास घूमती रहती हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत कठिन है, अरे तुम हिंदी वाले हो, अरे तुम तो लड़की हो, लड़कियां थोड़े ना आईएएस करती हैं, अरे तुम तो गांव के हो, तुम तो इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े, तुम तो दिल्ली जाके नहीं पढ़े, अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। दिन रात हमारे कानों में ये बोलते रहते हैं। नतीजा क्या होता है, हम अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं। मेरे लिए एवरेज यही है। कुछ भी स्टूडेंट हो, अगर वो कभी भी अपने गोल्स के साथ, अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करता है, बोले तो मैं जो बोलना, बक यहां से निकल, यहां से, ठीक है मैं बह रहा हूं, मैं ज्यादा सुनता ही नहीं, तो वो कभी भी, चाहे उसके मार्क्स कोई भी हो, वो जिंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। और ये कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, कई बच्चों के साथ प्रैक्टिकल करके मैंने ये काम किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो स्टेप 1 है, अपने सपनों को बड़ा करो। इस पे दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सपने देखने की क्षमता नहीं छीन सकती है। और अगर कोई तुम्हारे सपनों को तुमसे छीन के लेके जाता है, तो सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और कोई दुनिया में इतना बड़ा अपराधी नहीं जितने बड़े अपराधी तुम हो, कि कोई तुमसे तुम्हारे सपने छीन के लेके जा रहे हैं। तुम्हारी निजी संपत्ति है, कैसे ले जाने दिया तुमने उसको? सपने देखना तुम्हारा अधिकार है और तुम अपने सपनों के लिए लड़ना ये तुम्हारा कर्तव्य है। सपने देखना तुम्हारा अधिकार है और सपनों के लिए लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। और कोई तीसरा व्यक्ति अगर समाज से आता और तुम्हारे सपने छीन के लेके चले जाता और तुम कहते हो कि मेरे हालात मुश्किल है, तो हालात मुश्किल नहीं है, तुम वाकई में औसत हो। और मेरे लिए औसत की डिफिनीशन यह है कि सपने जो नहीं देखता है, जो अपने लक्ष्य नहीं बनाता और उन लक्ष्यों के लड़ता नहीं, वो है बिलो एवरेज, वो है औसतन जो है नीचे। लेकिन आप कहीं पर भी हो, आपके मार्क्स क्या है, आपके सोसाइटी में रेपुटेशन क्या, किनारे रखो, मेरे सपने बहुत महत्वपूर्ण है। और उठा के देख लो, जितने भी सफल लोगों की कहानियां पढ़ोगे, तुम्हें उन कहानियों में बहुत बड़ी संख्या ऐसे ही लोगों की मिलेगी जो कठिन से कठिन हालात में भी अपने सपनों को उन्होंने नहीं छोड़ा और वो बहुत ही सामान्य स्तर से उठते हुए आगे चले। एलॉन मस्क के बारे में पढ़ रहा था, आपको पता होगा, स्पेस एक्स का मालिक और जो टेस्ला का मालिक। आपको पता है कि स्पेस जो है एक्सप्लोरेशन में उसकी कोई डिग्री ही नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी एस्ट्रोफिजिक्स की डिग्री ही नहीं है प्रॉपर। नासा के सामने जब लेकर गया कि ऐसा रॉकेट बनाना चाहता हूं जो रीलॉन्च हो सके, रीयूज हो सके, नासा वाले है हम इतनी बड़ी एजेंसी हैं और तुम जो हमें सिखाने आए हो, जिसके पास फॉर्मल डिग्री नहीं है, वो हमें सिखाने आया हुआ है कि रॉकेट कैसे रीलॉन्च, हम आज तक नहीं बना पाए, तुम बना पाओगे। ये इंसान की क्षमताएं होती हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, फॉर्मल डिग्री नहीं है, सीख लूंगा, टेंशन ना लो, सपने देखे हैं तो बनाऊंगा। ठीक है, पहले एक कंपनी बनाई, वहां कंपनी बनाया, उसके बाद वो पैसा डाला, पहला रॉकेट फेल, कंपनी दिवालिया होने का, बोला फिर से जुटूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा काम करके दिखाऊंगा, 80-80 घंटे ऑफिस में बैठूंगा, काम करूंगा। और नतीजा हुआ कि आज वही नासा स्पेस एक्स का पार्टनर बन गया। बोला ये टेक्नोलॉजी आप करिए साहब, आपके पास ये टेक्नोलॉजी, हम आपका साथ देंगे। अजीब बात है, जिसने कल कहा था है तेरे पास डिग्री नहीं है, आज वो उसका पार्टनर हो गया। ये होती है सपनों की ताकत। सपने देखिए, आपका हक है, ये बात याद रखिएगा। और अगर कोई सपने छीन कर लेकर जाता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और दुनिया की कोई ताकत नहीं। तो पहला नियम होता है ड्रीम बिग एंड फाइंड आउट योर गोल्स। ये गोल्स अगर यूपीएससी है तो शर्म आनी ही नहीं चाहिए। हाँ, करो तुम एवरेज, मैं पहुंचूंगा यूपीएससी, लबासना मेरा है, मेरी दुनिया है, रोक के दिखा सको तो जानू, ठीक है, ये मेरी दुनिया है, बताओ जो कौन रोकेगा मुझे मसूरी जाने से, है हिम्मत तो रोक के दिखा दो। तो ये अपने डिटर्मिनेशन में लेकर आओ, अपने सपनों में लेकर, बोले इसके लिए लड़ूंगा, पहुंचू ना पहुंचो मेरी डेस्टिनी, कोई बात नहीं है, लड़ूंगा मैं, रोक के दिखा सकते हो तो दिखा दो। ठीक है, पहला जो है नियम ये होता है। तो ये सबसे पहला नियम होता है। दूसरा, टाइम।
अगर अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो तो चेतन भगत ने अपनी किताब 5 पॉइंट समवन में बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी, मुझे बहुत पसंद है। इफ यू आर नॉट चेंज योर लाइफ, लॉक योर सेल्फ इन अ रूम फॉर 2 years एंड थ्रो द कीज। उन्होंने कहा कि एक अगर अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन, एक मोड़ देना चाहते हो, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहते हो, अपनी उस पुरानी पहचान को, उस ठप्पे को फेंकना चाहते हो, तो कम से कम 2 साल के लिए अपने आप को कमरे में बंद करो। कमरे में बंद करने का मतलब होता है पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, सिर्फ अपने सपनों के लिए जियो। एंड थ्रो द कीज, थ्रो द कीज का मतलब कि चाबी को फेंक दो का मतलब होता है कि कोई विकल्प और नहीं, आप ऑप्शन लेस हो जाओ टाइम के साथ, ऑप्शन लेस। क्या? यूपीएससी और नथिंग। मैं लेखपाल भी बन जाऊं, मैं एसएससी भी क्वालिफाई कर लूं, मैं आईएएस भी बन जाऊं, मैं पटवारी भी बन जाऊं, ना 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 भैया, सिर्फ बेवकूफ ही बनोगे। यूपीएससी और नथिंग, खत्म। यानी ऑप्शन लेस हो जाओ। कई बच्चों ने पूछा क्या मुझे ऑप्शन रखना चाहिए, क्या मुझे नहीं रखना चाहिए? तुम्हारी एनर्जी, जितनी भी तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, उसको एक पॉइंट पर चैनलाइज कर दो। इतना चैनलाइज कर दो कि रास्ते में आने वाला हर अवरोध तुम्हारी ऊर्जा की आंधी के सामने उड़ जाए, वो सभी लोग जो तुम्हें रोक रहे हैं वो उड़ जाए। इतनी एनर्जी को चैनलाइज कर दो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो समय दो अपने आप को, अगर व्यक्तित्व निर्माण करना चाहते हो। कई लोग कहते हैं सर 1 साल में आईएएस बना देंगे क्या? 2 मिनट में वो नेस्ले वाले कह रहे हैं मैगी बनती, वो तो बन नहीं रही है, तुम 1 साल में आईएएस बनने के चक्कर में पड़े हो। तो कम से कम अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचो कि मैं कौन हूं और मुझे क्या बनना है। इस बनने की प्रक्रिया में मुझे एक पर्याप्त समय देना पड़ेगा, और अपने आप को ऑप्शन लेस करो और एक ही बात सोचो, यूपीएससी और नथिंग, और सारी ऊर्जा को ले जाकर एक बिंदु पर झोंक दो। क्लियर है? यह सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। We'll be right back.